तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, हमारी इस वीडियो में होने वाला है कि जो आपका 23 को एग्जाम होने वाला है बोर्ड का मैथ्स का, तो उसका आपको एक शॉर्ट रिवीजन करवा दूंगा इस वीडियो के मीडियम से। मतलब क्या होने वाला है, जो भी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चनों में बताऊंगा आपको, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा आपको कि वो ही आएंगे सेम टू सेम, पर यहाँ पे जिन क्वेश्चंस में जो मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, आप उन कॉन्सेप्ट का यूज करके काफी क्वेश्चंस वहां पे कर सकते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का। रिलेशन एंड फंक्शन में आपने पढ़ रखा होगा, मतलब पहले रिलेशन पढ़ा होगा आपने। रिलेशन कितने तरीके के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये सब आपने पढ़ रखे होंगे। वैसे ही आपने क्या पढ़ रखा होगा, फंक्शंस कौन से होते हैं, वन वन, ऑन टू, मैनी वन, इन टू, ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं हमारे। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट एन बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी हमारे पास नेचुरल नंबर दे रखा है, एन सेट है, और आर एक रिलेशन दे रखा है किसका, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का अगर हमारा एक रिलेशन दे रखा है, और क्या बोल रहा है, इज डिफाइंड बाय ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। अगर ए बी सी से डी से रिलेटेड है, कब, जब ए डी इक्वल टू बी सी है। कब, जब फोर ए एंड बी एंड सी एंड डी, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं हमारे, वो किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से। तो हमें ये शो करना है इसमें कि आर जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या दिखाना है आपको, एक जो हमारा रिलेशन आर है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आपको पता है इक्विवेलेंस कौन सा रिलेशन होता है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें हम किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की, ट्रांजिटिव की, ये तीनों की बात करते हैं। अगर कोई रिलेशन तीनों की बात अगर फुलफिल करता है, जो कंडीशंस होती हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो हमारा वो रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया होगा आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं, पहले हम रिफ्लेक्सिविटी से क्या चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में पहले चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव नेचर शो करेगा कि नहीं करेगा, यानी पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो रिफ्लेक्सिव नेचर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिफ्लेक्सिव नेचर हमारा कौन सा, अभी मैंने बताया था आपको कि रिफ्लेक्सिव नेचर वो नेचर होता है हमारे जिसमें ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होता है, यानी सेम टर्म का सेम टर्म के साथ अगर रिलेशन बन रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो यहां पे हम पहले चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिविटी की रिफ्लेक्सिव नेचर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं लेट कर लेता हूं यहाँ पे, जैसे कि अच्छा इस रिलेशन में कह क्या रहा है, ये कह रहा है ए कॉमा बी वो रिलेटेड है किससे, सी कॉमा डी से। कब, जब ए डी इक्वल्स टू बी सी होता है, यानी कि पहले टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, अगर जो चीज है हमारी वो अगर मिडिल की मिडिल से करके आती है, अगर मल्टीप्लीकेशन करके, तो हमारा जो आंसर जो आएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड का अगर सेम है तो वो इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। मतलब अगर मेरा ए से डी की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया और बी के से सी की अगर मल्टीप्लाई करके जो आया, अगर उनका आंसर डिफरेंट आ रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, मतलब वो रिलेशन ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव की बात ये अलग है, वो रिलेशन ही नहीं है इस वाले का। तो अब रिफ्लेक्सिविटी में हम क्या करेंगे, हम सेम नंबर को लेके देखते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया, लेट करता हूं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन कर लेता हूं, मैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन कर देता हूं। तो हम क्या देखते हैं, नाउ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब एक तरीके से देखा जाएगा, अभी हम देखते हैं कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। किस तरीके से, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, किस तरीके से लिखेंगे, जैसे हमने क्या लिख दिया, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू किससे, बी कॉमा, सॉरी किससे करेंगे हम इसे, ए कॉमा बी से। मतलब ए कॉमा बी अगर ए कॉमा बी से रिलेटेड है तो ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। तो ए कॉमा बी के क्या करेंगे हम, जो पहला वाला नंबर है हमारा ए इंटू इसका लास्ट नंबर क्या है बी इक्वल्स टू इसका बाद वाला नंबर क्या है बी मल्टीप्लाई बाय ए, यानी ए बी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा बी। तो हम ये बोल सकते हैं अगर ए बी इक्वल्स टू बी है कि नहीं, आप जानते ही है कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 करके जो रिजल्ट आएगा हमारा 6 और 6, तो सेम ही आता है। अगर किसी क्वेश्चन में यहां वाली टर्म और यहां वाली टर्म के बाद अगर मैं कह रहा हूं वो रिलेशन शो कर रही है, कैसे कि पहली वाली टर्म की अगर लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूं, यानी ए की बी से करूं लेफ्ट साइड में, बी की ए से करूं राइट साइड में, अगर उन दोनों का सेम रिजल्ट आ रहा है तो वो मेरा रिफ्लेक्सिव है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं नाउ, यानी देयरफॉर दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी आपको समझ में आया होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो शो कर रहा है, यानी कि ए कॉमा बी को अगर बी कॉमा ए हमने दिखाया है, मतलब ए कॉमा बी और इधर की साइड भी कितना आएगा हमारा ए कॉमा बी आएगा।
क्योंकि हम सेम चीज को दिखा रहे हैं, यानी ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। अगर मैं बी कॉमा ए लिखता तो इसका मतलब क्या बोलते हैं आप कि वो सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक में बोलूंगा मैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ए कॉमा बी की बात चल रही है, तो यानी पहले मैंने चेक करा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है कि नहीं। उसके बाद फिर मैंने चेक करा ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी है कि नहीं। कैसे रिलेटेड है, फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में और सेकंड की फर्स्ट से करके मल्टीप्लाई करके राइट साइड में लिख दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हाँ जी है, क्योंकि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आ रहा है। जान गए आप ये चीज? यानी कि पहली चीज तो हमारी कंडीशन पूरी होगी रिफ्लेक्सिव शो करने की। अब बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक की, यानी कि फोर सिमेट्रिक। यानी सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ए कॉमा बी रिलेटेड है तो बी कॉमा ए रिलेटेड होना चाहिए, हमारी ये कंडीशन होती है। तो आइए चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिसिटी भी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि नाउ लेट करता हूं मैं ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। मैं लेट कर लेता हूं ए कॉमा बी जो है वो रिलेट किससे कर रहा है, सी कॉमा डी से। अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये रिलेशन शो करेगा कि नहीं करेगा। कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक वाला रिलेशन। मतलब हम जानते हैं अगर ए कॉमा बी रिलेटेड है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, या फिर ए कॉमा बी और सी कॉमा डी रिलेटेड है तो इनका अपोजिट जो कर दूंगा वो भी रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा, तो चेक करते हैं हम ये क्या ये सिमेट्रिसिटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, जैसे यहां पे तो हमने सेम टर्म्स ली थी, यहां पे हमने डिफरेंट टर्म्स ले ली। तो अब मैं क्या करूंगा, एडी इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा। यहां पे भी हमें पता था अगर ए बी और सी डी रिलेटेड है तो हम ये क्या बोल सकते हैं, एडी इक्वल्स टू बी सी। तो यहीं पे मैंने क्या कर दिया, लेट कर दिया कि ए बी और रिलेटेड किससे, वो हमारा सी डी से रिलेटेड है। तो अब यहां पे ये कहानी है कि ए इंटू में डी इक्वल्स टू में बी इंटू में सी। ये मैंने लेट करा है। अब मैं लेट करता हूं इफ सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी करेगा कि नहीं करेगा। अगर ए बी सी डी से कर रहा है तो सी डी भी ए बी से करना चाहिए। ये तो सही बात है, क्योंकि ए कॉमा बी अगर रिलेशन करता है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। वैसे ये अगर इसके साथ रिलेशन बना रहा है तो ये भी इसके साथ रिलेशन सेम टू सेम बनाना चाहिए। तो यहां पे हम चेक करते हैं क्या बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा। यानी सी की मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, बी से, इक्वल्स टू डी की मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, ए से। अब यहां पे आप चेक करना कि ये बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ये तो हमने मान लिया ही है, यानी एडी जो है वो किसके इक्वल है, हमारा बीसी के इक्वल होता है। तो यहां से अगर आपको एक चीज पता लगेगी, अगर हम एडी लिख रहा हूं यहां पे मैं, तो इसे डीए भी तो लिख सकता हूं कि नहीं। वैसे यहां पे अगर मैं बी इंटू सी लिख रहा हूं तो क्या इसे मैं बी सी इंटू बी भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्योंकि एडी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डीए के इक्वल होता है। यानी कि हम जानते हैं ए इंटू में डी इक्वल्स टू में डी इंटू में ए। वैसे ही बी इंटू सी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सी इंटू बी के इक्वल होता है। आप ही समझ पा रहे हैं, यानी ए की डी से करूंगा तो डी की ए से करूंगा सेम ही आएगा। वैसे बी की सी से मल्टीप्लाई करूंगा, सी की बी से करूंगा तब भी सेम ही आएगा। तो मैंने क्या करा, ए इंटू डी की जगह डी इंटू ए लिख सकता हूं, वैसे बी इंटू सी की जगह सी इंटू बी लिख सकता हूं। तो इसको अगर आप गौर से देखें और इसको आप गौर से देखें, तो अगर मेरे को इससे ये कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट, और कौन सा लेंगे हम यहाँ पे, इसका फर्स्ट, यानी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ लिख देते हैं लेफ्ट में, और यहाँ पे इसके सेकंड को इसके सेकंड के साथ लिख देते हैं राइट में। तो वैसे ही है, जो मैंने अभी एक नया रिलेशन निकाला है इसका यूज करके, तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या बन सकता है मेरा, डी इंटू सी इक्वल्स टू बी इंटू ए, या सी इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू ए, जो मर्जी है वो लिख सकते हैं हम। तो हम इसका यूज कर सकते हैं, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम ये बोल सकते हैं, ये जो कंडीशन है हमारी सी कॉमा डी जो है और ए कॉमा बी जो है, वो एक कंडीशन यानी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। सी कॉमा डी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। यानी हम ये बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक के क्या चीज करा हमने, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी दो हमने सेट ले लिए, इन दोनों के नंबर्स ले लिए, उन दोनों नंबर्स को इस तरीके से लिया कि ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी लिख दिया हमने यहाँ पे, ये चीज कर दी। उसके बाद हमने क्या करा, ए डी को मैं डी इंटू ए लिख सकता हूँ, बी सी को मैं सी इंटू बी लिख सकता हूँ, ये हम जानते हैं। अच्छा क्यों, क्योंकि ए डी जो है वो किसके इक्वल होता है, डी इंटू ए के, वैसे ही बी इंटू सी जो होता है वो सी इंटू बी के इक्वल होता है, ये चीज हम जानते हैं। वैसे ही अगर मैं क्या लेता हूँ, सी इंटू डी जो है वो ए कॉमा बी से बिलोंग करता है, यानी सी कॉमा डी जो है अगर रिलेटेड है ए कॉमा बी से, तो क्या चीज होनी चाहिए, सी इंटू बी इक्वल टू डी इंटू ए होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक चीज देखना, सी इंटू बी क्या है, सी इंटू बी, यहाँ पे डी इंटू है, यहाँ पे डी इंटू ए है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम ये बोल सकते हैं सी कॉमा डी जो है वो एंड ए कॉमा बी जो है रिलेटेड है एक दूसरे से, सो इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक।
तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक का। अब सिमेट्रिक के बाद क्या चेक करते हैं, इसकी ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेट कर लेता हूं, जैसे मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूं, जैसे लेट a, b, c, d, e, f, ये सारे के सारे जो हैं वो बिलोंग किससे कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने a, b लिया था, तो यहाँ पे भी आपको लेट करना है, लेट a, b जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे अगर मैंने a, b, c, d लिया है तो सिमेट्रिक में आप क्या लिखेंगे, लेट a, b, c, d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे नंबर जो है नेचुरल नंबर के ही हैं, हमारी जो भी वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे पहले मैंने ये कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लेट करता हूं a, b जो है वो रिलेटेड है हमारा किससे, c, d से, एंड c, d जो है वो रिलेटेड किससे है हमारा, e, f से। यानी ये मैंने मान लिया। अब हम जानते हैं अगर a, b जो है वो, उसके बाद अगर a, b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और उसके बाद क्या चीज, b, c किसी और के साथ रिलेशन, मतलब वही b और c रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा है अगर हमारा, तो हम ये बोल सकते हैं a और c भी रिलेशन के साथ बिलोंग करेगा, जो भी हमारा रिलेशन दे रखा होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं जो मैंने लिखा है इसके बारे में क्या क्या बात हो सकती है। जैसे a, b और c, d ले लिया हमने यहाँ पे, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय d इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय c, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि c मल्टीप्लाई बाय क्या था हमारा, ये रिलेशन ये कहता है फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल्स टू मिडल इंटू मिडल, तो यहाँ पे c इंटू f इक्वल्स टू d इंटू e, ये लिख सकते हैं आप। आपको बस लास्ट में दिखाना क्या है, अगर ए बी सी डी बना रहे हैं, सी डी ई एफ बना रहे हैं, तो ए बी और ई एफ भी रिलेशन बनाने ही चाहिए। तो इस कंडीशन को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम ये कर सकते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू हमने ले ली, यहां से कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया a इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी, वैसे ही राइट साइड में क्या है, c इंटू एफ इक्वल्स टू डी इंटू ई। अच्छा, तो अब इसमें कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमें लाना क्या है, हमें कैसे भी करके लाना है कि a कॉमा क्या चीज, हमें लाना है ए बी सी डी है, सी डी ई एफ है, तो ए बी और ई एफ भी होना चाहिए, यानी ए बी भी रिलेट होना चाहिए किसके साथ, ई और एफ के साथ। ये कब हो सकता है पॉसिबल, जब मैं कैसे भी करके दिखा दूं ए मल्टीप्लाई बाय एफ इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ई। अगर मैं ये चीज दिखा देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ए मल्टीप्लाई बाय एफ इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ई। तो इस चीज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां से सी की वैल्यू निकाल सकता हूं, जो राइट है ना हमारी राइट वाली साइड, इसमें से अगर मैं सी की वैल्यू निकाल दूं, ये तो आपको प्रूफ करना है, बस ये याद रखना। इस प्रूफ को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस इधर की साइड को रफ कर देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इधर की साइड को रफ कर देता हूं तो आपको पता लगेगा यहां पे कि यहां पे अब हम क्या करेंगे कि यहां से जो है कोई वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालते हैं, मेरा मन करता है यहां पे मैं सी की वैल्यू निकाल देता हूं। सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, सी की वैल्यू आएगी हमारी सी इक्वल्स टू डी इंटू ई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी सी की वैल्यू आ गई हमारी डी इंटू ई डिवाइडेड बाय एफ। तो उसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा किसमें, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन तो पहले दे दी थी, इसको दे देते हैं सेकंड इक्वेशन और इसको दे देते हैं हम थर्ड इक्वेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो थर्ड इक्वेशन से जो मैंने वैल्यू निकाली है सी की, उसे मैं पुट कर दूंगा इन इक्वेशन नंबर सेकंड में, सेकंड नंबर वाली इक्वेशन में पुट करूंगा अगर मैं, तो a इंटू डी लेफ्ट में लिख रहा है, a मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल्स टू क्या, b इंटू सी, यानी b मल्टीप्लाई बाय सी। सी की वैल्यू कितनी है, d इंटू ई अपॉन एफ, d इंटू ई अपॉन में f। ये चीज मैंने लिख दी यहां पे। तो अब इससे क्या हो सकता है हमारा, ये d से ये d कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये डिवाइड वाला f इधर भी तो आ सकता है, यानी क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय f इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय e। क्या ये बन गया, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, क्या मेरे को यही नहीं लाना था, a मल्टीप्लाई बाय f इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय e, तो मैंने ला दिया यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा ये। तो हम ये बोल सकते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, a कॉमा b जो है वो किससे रिलेट हो रहा है हमारा, e कॉमा f से। तो यही तो दिखाना था हमें, अगर a b c d के साथ रिलेट कर रहा है और c d e f के साथ कर रहा है तो ट्रांजिटिव ये कहता है a b भी e f के साथ रिलेट करेगा ही करेगा, अगर नहीं कर रहा तो ट्रांजिटिव नहीं है, पर हमारा तो कर गया। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है शो करना है वो एक इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस कब होता है,
दिस फंक्शन इज, अच्छा सॉरी, दिस रिलेशन इज, फंक्शन नहीं रिलेशन, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. So it is an equivalence relation. हम ये बोल सकते हैं अगर कोई चीज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होती है तो कौन सी हो जाएगी, हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है. इस क्वेश्चन के भी आने के काफी चांसेस हैं हमारे. आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं. अच्छा जी, अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी. यानी हमारा जो रिलेशन है वो किस में बिलोंग कर रहा है, हमारे नेचुरल नंबर्स की बात चली यानी सेट का. अब उसके बाद कह रहा है रिलेशन की वैल्यू क्या है हमारी, ए कॉमा बी रिलेशन है हमारा कब, जब ए इज अ डिविजर ऑफ बी. यानी ए जो है वो डिविजर है बी का, यानी ए के टेबल में बी आना चाहिए हमारा. इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये हमें चेक करना है कि है कि नहीं है. ऑल्सो डिटरमाइन वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर ये तीनों की तीनों चीज होंगी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं क्या कि ये क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. तो पहले चेक करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी. अब रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव में हम क्या बात करते हैं कि हमारे जो रिलेशन दे रखा है वो नेचुरल नंबर का, यानी कि रिलेशन जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एन क्रॉस एन से. यानी रिलेशन जो है वो एन क्रॉस एन का है. अब इसने क्या बोला कि आर की वैल्यू क्या है हमारी, आर की वैल्यू है हमारी ए कॉमा बी सच दैट ए इज अ डिविजर ऑफ बी. अच्छा ये हमने लिख दिया यहाँ पे क्या रिलेशन है, ए कॉमा बी अगर कोई रिलेशन से बिलोंग करेगा कब, जब ए इज अ डिविजर ऑफ बी, यानी ए के टेबल में बी आना चाहिए. और हमारे ये जो वैल्यू दे रखी है वो सबके सब नेचुरल नंबर के बारे में बात चलेगी, इंटीजर्स नहीं है, ये नेगेटिव नंबर की बात ही नहीं चलेगी ना फ्रैक्शंस की. तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव कहता है लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन. मतलब ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये तो हमेशा होगा ही होगा. क्यों, बिकॉज every natural number is a divisor of itself. आपको पता लग गया होगा कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो खुद के डिविजर होते हैं. मतलब अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के टेल में 2 खुद आता है, 1 के टेल में 1 खुद आता है, 5 के टेल में 5 खुद आता है. अगर मैं ए कॉमा ए लूंगा तो ए के टेल में ए भी आएगा क्योंकि 1 बार में. सही बात है. तो वही बात है कि मैंने क्या करा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन मैंने लेट कर लिया और मैंने क्या बोल दिया, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ डिविजर ऑफ इटसेल्फ सो इट इज रिफ्लेक्सिव. सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अच्छा इतना हमने लिख दिया, ये होगी रिफ्लेक्सिव की बात. अब हम बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा. अब क्या करेंगे, फॉर सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक हमसे क्या कहता है, सिमेट्रिक वाला रिलेशन ये कहता है अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए. सही बात है. तो मैं लेट करता हूं, यानी कहता है इफ ए कॉमा बी जो है अगर वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है देन बी कॉमा ए बी किससे बिलोंग करना चाहिए, हमारे रिलेशन से. बट जैसे कि मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन में कह रहा था ए इज अ डिविजर ऑफ बी, यानी ए के टेबल में बी आना चाहिए, यानी 2 के टेबल में 4 आना चाहिए. बट 2,4 जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है. तो हम ये देख सकते हैं बट 4,2 जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा. यानी ए कॉमा बी तो है क्योंकि 4 के टेल में 2 थोड़ी आता है. अगर 2 के टेल में 4 आता है तो 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशन है, पर 4 के टेल में 2 नहीं आता तो हम ये बोल सकते हैं 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन. पर हम जानते हैं सिमेट्रिक कहता है ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, पर यहां पे नहीं हो रहा तो हम ये बोल सकते हैं सो
इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो लास्ट हमारी बात होती है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं पहले। तो ट्रांजिटिव के बारे में आपको क्या पता है? ट्रांजिटिव ये तो कहता है ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना ही चाहिए। तो क्या ये होगा ट्रांजिटिव भी? ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं क्या करता हूं, 2 के डेल में 4 आता है और 4 के डेल में हमारा क्या आता है, 8 आता है, तो हमेशा होगा। तो यानी कि नो लेट, क्या लेट करते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड, इसकी कंडीशन बताता हूं मैं पहले आपको। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड बी कॉमा सी भी अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है, देन क्या होगा, ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा ही होगा। अगर ये होता है तो आप क्या बताएंगे कि ट्रांजिटिव के लिए क्या बोल सकते हैं आप, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी बी होना चाहिए। तो कोई नंबर है जहां पे ये वाली जो कंडीशन है फुलफिल नहीं हो पा रही हो नेचुरल नंबर में, यानी 2 के डेल में अगर क्या आता है 4 आता है और 4 के डेल में अगर 8 आता है तो 2 के डेल में ए भी 8 आएगा ही आएगा, हमेशा ये बात है। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, आपको पता है कि भाई हाँ ये जो ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो उसकी वजह से ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, तो आप डायरेक्ट लिख देना देयरफॉर इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा हमारा। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। बस आप एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा रुकिए, एक चीज और, इसमें इक्विवेलेंस बोल रहा था, आप इक्विवेलेंस बता सकते हैं ये इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा? इक्विवेलेंस के लिए आप बोल दोगे नो, इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों इक्विवेलेंस नहीं है आपको पता है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, पर ट्रांजिटिव भी है। बस मेन क्या है हमारा, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे दे रखा है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करो जो ये फंक्शन है नहीं सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव कब, जब जो फंक्शन है हमारा वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ जा रहा है, और साथ ही साथ क्या कह रहा है, जो फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है वो n प्लस 1/2 ये शो करता है कब, जब n ऑड हो, और n/2 शो करता है कब, जब n इवन हो। यानी n की वैल्यू अगर इवन होगी तो ये नीचे वाला, ऑड होगी तो ऊपर वाला। तो इसको दिखाने के लिए आप क्या करेंगे कि पहली बात तो सर्जेक्टिव पता होना चाहिए आपको। एक होता है इंजेक्टिव, एक होता है सर्जेक्टिव, एक होता है बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव यूज वर्ड कब करते हैं हम, जब हम बात करते हो 1 1 की, यानी जब भी 1 1 की बात करोगे आप तो इंजेक्टिव बोलोगे। अगर आप सर्जेक्टिव की बात करोगे तो सर्जेक्टिव में होता है हमारा ऑन टू, क्या होता है हमारा ऑन टू। और बाइजेक्टिव की बात करोगे तो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल्स टू बाइजेक्टिव होता है। तो 1 1 और ऑन टू अगर कोई चीज होती है, कोई फंक्शन होता है अगर 1 1 ऑन टू, तो आप क्या बोल सकते हैं, वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, वो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो वो क्या बन जाता है, बाइजेक्टिव। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रूफ करना है हमें फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ, एफ एन इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 ऑड के लिए और n/2 इवन के लिए। तो पहले मैं क्या करता हूं, ऑड की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेते हैं पहले, ऑड की। तो ऑड के लिए क्या करेंगे, अगर ऑड की बात करूंगा तो मैं क्या करता हूं, ये जो फंक्शन है हमारा एफ एन जो है वो किसकी इक्वल है, हमारा n प्लस 1/2। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट एफ एन इक्वल्स टू में y, ये y लेट कर लेता हूं मैं इसको, और तो क्या हो जाएगा हमारा n प्लस 1/2 इक्वल्स टू में y। तो n की वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस का 1, ये वाली चीज आ गई हमारी। अब मेरे को बस क्या करना है, मुझे चेक करना है कि सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। क्या होता है सर्जेक्टिव मतलब, ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है कि जो हमारा लेफ्ट साइड जो है, इसे मैं ए ले लेता हूं, इसको मैं बी ले लेता हूं। तो ऑन टू कहता है कि राइट साइड में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, जो भी चीज लिखी हुई है राइट साइड में, वो सारी की सारी मैप्ड होनी चाहिए किसके साथ, लेफ्ट साइड के साथ। यानी कोई भी इसका एक भी एलिमेंट खाली नहीं दिया जाए जो बिना मैपिंग के साथ हो, किसके, ए की। अच्छा, तो ये तो हमें पता लग गया, बिना विदाउट मैपिंग का कोई नंबर नहीं बचना चाहिए बी के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि
सर्जेक्टिव के लिए राइट साइड में क्या दे रखा है इसने, नेचुरल नंबर बोला है। क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या करना है, y की वैल्यू कोई से भी नेचुरल नंबर पुट करता हूं, अगर मैं y की वैल्यू कोई सा भी नेचुरल नंबर पुट करता हूं तो n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर के अंदर ही आती है हमारी। आप ये समझ रहे होंगे मेरी बात कि अगर मैं y के अंदर कोई सा भी नेचुरल नंबर पुट करता हूं तो जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा। सोच के देख लीजिए आप, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं तो आंसर जो आएगा कितना आएगा, 1 आएगा, वो भी नेचुरल नंबर होता है। 2 पुट करेंगे तो भी आएगा, 3 पुट करेंगे तो भी आएगा, हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। तो यस, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, सो इट इज onto function because for all y belongs to n there exists, यानी क्या एग्जिस्ट करेगा, n belongs to नेचुरल नंबर। हमेशा अगर मैं y की वैल्यू नेचुरल नंबर में डालूंगा अगर कोई वैल्यू, तो मेरा आंसर जो आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर में ही आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं सो इट इज onto फंक्शन। अब बात करते हैं किसकी, एक बार इवन की और बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों अगर ट्रू स्टेटमेंट होंगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन सर्जेक्टिव कहलाएगा। तो अगर मैं दूसरी उसकी बात करूं तो दूसरी बात में लेट क्या करना पड़ेगा, अब दूसरे केस 2 है हमारा, व्हेन n इज इवन, यानी n को मैं क्या ले लेता हूं, इवन ले लेता हूं। तो क्या करेंगे हम, तो जो हमारा fn है वो किसके इक्वल आ जाएगा, n/2, और इसमें भी लेट कर लेता हूं, लेट fn इक्वल्स टू में y, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी n/2। क्लियर है हमारा। तो ये जो 2 है हमारा, 2 से y की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा 2y, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है हमारा n चल रहा है। तो यहां पे फिर से चेक करता हूं, मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट करूं तो क्या मेरा जो हमेशा आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं 1, तो मेरा जो आंसर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो हमेशा ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ही दे रखा है हमारा। क्योंकि अगर मैं 1 पुट करता हूं तो भी मेरा आंसर आएगा, 2 पुट करता हूं तो भी मेरे का आंसर आएगा, 3 पुट करूंगा तो भी मेरे के नेचुरल नंबर में आंसर आएगा। तो हमेशा y की वैल्यू, यानी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कोई भी y की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाऊंगा मैं, तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो इट इज n onto फंक्शन। उसके बाद अगर मैं दोनों कंडीशंस को एक साथ ला दूं, ऑड के लिए भी इवन के लिए भी, ऑड के लिए भी हमारा जो है ऑन टू है, इवन के लिए भी हमारा ऑन टू है, और ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव होता है, आपको मैंने बता दिया ये चीज। तो हम ये बोल सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव। आप ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो सर्जेक्टिव है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी फंक्शन के रिलेटेड ही है। वो फंक्शन में क्या कह रहा है कि अगर मेरा कोई फंक्शन जो है वो रिलेटेड किससे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और x की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में बिलोंग करती है अगर, तो ये डिफाइंड बाय फंक्शन की वैल्यू क्या है, x अपॉन में 1 प्लस मॉड्यूलस x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कह रहा है इज ए 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये मेरे को शो करना है कैसे भी करके 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो इस चीज को दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले जो ये फंक्शन दे रखा है ना, इसे थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसे, मॉडिफाई। किस तरीके से करते हैं कि यहां पे लेट करता हूं, जब भी हमारा जो x की वैल्यू है, यानी x बिलोंग्स टू, यानी x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 0 होगा, x इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, हमारा फंक्शन बनेगा जी x अपॉन में 1 प्लस x, क्योंकि मॉड्यूलस जो कहता है कि अगर 0 से बड़ा होगा नंबर तो पॉजिटिव देगा, अगर 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव देगा। मतलब एक तरीके से क्या करता है, अगर x की वैल्यू में पॉजिटिव डालूंगा तो भी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव डालूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा। पर पॉजिटिव नेगेटिव पे कैसे आता है, ये क्या करता है, जब भी हम मॉड्यूलस के अंदर कुछ नेगेटिव नंबर डालते हैं तो मॉड्यूलस एक नेगेटिव साइन लगा देता है बाहर, तो अपने आप ही वो चीज पॉजिटिव बन जाती है। तो इसका इतना काम होता है हमारा। तो वही मैं बता रहा हूं, एक तरीके से अगर मैं मॉड्यूलस हटाऊंगा और x की वैल्यू 0 से छोटी डालूंगा तो एक नेगेटिव आ जाएगा बाहर। वही मैं कहना चाह रहा हूं और वही मैं यहां पर करने वाला हूं। x 0 से छोटा होगा तो क्या होगा हमारा, fx इक्वल्स टू x अपॉन में 1 माइनस x। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि मॉड्यूलस की वैल्यू नेगेटिव साइन बाहर लगा दी थी, कब, जब उसकी वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ रही हो।
मतलब x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव में पुट करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव यहाँ पे लग गया होगा बाहर, ये मॉडुलस का साइन हटती। तो ये हमारा फंक्शन बन गया जी। अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मेरे को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब कैसे करूंगा? पहले मैं चेक करता हूं फर्स्ट वाली कंडीशन, कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब बात हमारी ये होगी, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, fx इक्वल्स टू x अपॉन में 1 प्लस x। अब इसका चेक करते हैं नेचर 1 1 और ऑन 2, यानी 4 1 1। क्या ये 1 1 होगा कि नहीं होगा? अब 1 1 के लिए क्या करते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होना चाहिए। हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। नाउ लेट x1 x2 बिलोंग्स टू किससे? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों जो है हमारे नंबर्स, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? हमारे रियल नंबर से। पर दूसरी चीज और याद रखना आप, ये x1 और x2 जो है वो रियल पॉजिटिव से बिलोंग कर रहे हैं, यूनियन 0 के साथ। यानी कि एक तरीके से जो मैंने कंडीशन दे दी ना आपको, 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 से बड़े का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर अलोंग विद 0, यानी 0 के साथ। तो यहां पे कंडीशन किस तरीके से बनेगी अब हमारी कि x1 x2 अगर मैं लेता हूं, यानी f ऑफ x1 जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए? f ऑफ x2 पे। चेक करते हैं, f ऑफ x1 में लेट कर लेता हूं, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो क्या कंडीशन बनेगी? x1 अपॉन में 1 प्लस x1 प्लस x1 इक्वल्स टू x2 अपॉन में 1 प्लस x2। अब मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा यहां पे मैं, तो यहां पे हो जाएगा x1 इंटू x1 मल्टीप्लाई बाय x1 x2 इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहां पे क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव का साइन है, क्योंकि बीच में जो है क्या चल रहा है? पॉजिटिव साइन चल रहा है। यानी x1 प्लस x1 x2 इक्वल्स टू x2 प्लस x2 x1। तो यहां से आप देखेंगे कि x2 से x2 x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया हमारा? x1 इक्वल्स टू x2। ये तभी पॉसिबल है अगर हमारा फंक्शन, अगर दो फंक्शन की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो कब आती है? जब वो वैल्यू हमारी इनपुट में भी सेम ही हो, तभी 1 1 कहलाता है हमारा। क्योंकि अगर आप सेम इनपुट दोगे अगर क्वेश्चन में, तो आउटपुट भी सेम ही आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या बोल दिया कि फंक्शन जो है सो इट इज 1 1, यानी ये 1 1 हो गया हमारा। अब बात करते हैं किसकी? ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू की बात करूंगा तो क्वेश्चन को y के इक्वल लेट कर लेता हूं। लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस पूरे क्वेश्चन को y की टर्म्स में बना दूं और x का फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा फिर हमारा। तो यहां पे हमारी कंडीशन बन जाएगी y इंटू में 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू में x, क्योंकि ये डिवाइड वाली टर्म को मैंने इस y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इंटू में 1 प्लस एक्स और राइट साइड में x बच गया। तो यहां पे अगर ये स्टेटमेंट बननी है हमारी, उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि y इंटू में 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू में x। ठीक है, उसके बाद मैं y से इंटू कर दूंगा इन दोनों की, ये हो जाएगा y प्लस में वाई एक्स इक्वल्स टू में x। ठीक है, अब ये प्लस का वाई एक्स उधर जाके माइनस का वाई एक्स हो जाएगा, तो x माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू में y। यहां पे अगर मैं x को कॉमन ले लूं, x को कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे 1 माइनस वाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? 1 माइनस वाई, और इक्वल्स टू में क्या आएगा हमारा? x, यानी x कॉमन लेने के बाद यहां बचा 1 माइनस वाई और इक्वल्स टू में y, और मल्टीप्लाई वाली टर्म को इधर डिवाइड में भेज दूंगा अगर मैं, तो y अपॉन में 1 माइनस वाई और इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा x। अगर हमारी ये चीज बन जाती है, ये चीज अगर बन जाती है, तो उसके बाद अब मैं चेक करूंगा कि अगर y की वैल्यू जिससे बिलोंग करती है वो आंसर जो है वो x की वैल्यू से बिलोंग करवाता है कि नहीं करवाता। हमारा x किससे बिलोंग कर रहा था अब तक? हमारा x बिलोंग कर रहा था पॉजिटिव रियल नंबर अलोंग विद 0, यानी मेरा आंसर जो है वो इसके बीच में आना चाहिए, यानी इन्हीं में से आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, यानी y की वैल्यू क्या पुट करूंगा, ये हमारा ये स्टेटमेंट जो सही बैठा है। तो y की कंडीशन हमारी क्या दे रखी है? y की कंडीशन इस तरीके से दे रखी है, रियल नंबर का रिलेशन इस तरफ बन रहा है, x की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में होगी, यानी कि मैं -1 से लेकर +1 के बीच में ले सकता हूं कोई नंबर। पर अगर मैं 1 लेता हूं, यहां पे क्या लेता हूं? 1 लेता हूं, तो ये कंडीशन जो है वो सही नहीं बैठ पाएगी, यानी 1 के अलावा मैं कुछ भी ले लूं यहां पे, तो हमेशा जो मेरा आंसर आएगा वो x की वैल्यू से हमेशा फुलफिल कंडीशन करवाएगा ही करवाएगा। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू 0 से बड़ी लेता हूं,
जीरो से अगर बड़ी लेता हूं तो मेरा आंसर जो होता है वो नेगेटिव में आता है, पर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए एक्स की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी पॉजिटिव वैल्यू अगर लेने के लिए हम नेगेटिव नंबर लेंगे, यहाँ पे वाई की जगह क्या लेते हैं, नेगेटिव नंबर। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आप देखेंगे अगर मैं वाई की वैल्यू नेगेटिव लगता हूँ तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पर वो एक ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अब ये भी देख सकते हैं कि अगर नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव, तो पूरा टोटल आंसर कितना आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, फॉर ऑल, यानी कि हर एक y की वैल्यू अगर बिलोंग करेगी किससे, रियल नंबर से हमारी, -1। पर याद रखना आप, रियल नंबर में 1 नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो नीचे नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी मेरी। अच्छा, तो अगर नॉट डिफाइंड आ जाएगी, और साथ ही साथ जो है हमारा क्या बोल रखा है इसने, अच्छा रियल नंबर में भी क्या बोला है, -1 से लेकर +1 के बीच में होना चाहिए, यानी इनपुट तो आपके पास सारा रियल नंबर है, कुछ भी ले लो रियल नंबर में से, पर आउटपुट में आपको क्या आना चाहिए, -1 से लेकर +1 के बीच में ही आना चाहिए। तो मैं क्या ले लेता हूं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 से लेकर +1 के बीच का मैं कोई सा भी नंबर ले लेता हूं अगर, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब तो आप जानते ही हो ना, ये ब्रैकेट क्या कहता है कि लास्ट वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे, ना तो इनिशियली ना फाइनली, तो यानी -1 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा, +1 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा, तो हमें दिक्कत 1 से ही थी ना, तो हो रही है 1 के अलावा कुछ भी पुट करूंगा हमारा आंसर सही बैठेगा। तो यानी हर एक y की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में अगर बिलोंग करेगी, तो देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू भी किससे बिलोंग करेगी, आर पॉजिटिव अलोंग विद, यानी यूनियन किसके साथ, 0 के साथ। तो ये हमारी कंडीशन किसकी हो गई, केस 1 की। ये पूरा का पूरा केस 1 चल रहा है हमारा, केस 1 हमारा ये पूरा का पूरा हो चुका है। अब इसके बाद बात करते हैं हम केस 2 की। तो केस 2 के लिए हम क्या करते हैं, पहले से रफ करते हैं, पूरे को हटा देता हूं मैं, अगर आपको नोट करना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे हटा देता हूं पूरे पेज को। अब आप देखना केस 2 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, केस 2 की। केस 2 में मैंने क्या बताया था आपको, जो x हमारा क्या चीज है, हमारी x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, जब हमारा x जो है वो लेस देन 0 होगा, क्या होगा, लेस देन 0, तो fx की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, x अपॉन में 1 माइनस x। इसी के लिए मैं 1 1 और 1 2 दोनों शो करता हूं। तो पहले बात करते हैं 4 1 1, पहले किसकी बात करेंगे, 1 1 की बात। 1 1 की बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। 1 1 क्या होता है हमारा, अगर आपके पास कोई इनपुट है, उसके अगर करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आ रहा है मेरा, तो सेम नंबर का एक, मतलब एक यूनिक आंसर आना चाहिए हर एक का। अगर मेरा 1 का आंसर 2 आ रहा है, तो किसी और नंबर का आंसर 2 नहीं आना चाहिए, उसके अलग ही डिफरेंट ही आना चाहिए। ठीक है जी, इसी का मतलब होता है 1 1। तो मैं क्या करूंगा, 4 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, हम 1 1 के लिए करते हैं f ऑफ x1 इक्वल्स टू, लेट करते हैं, लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो ये लेट कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 अपॉन में 1 माइनस x1 इक्वल्स टू x2 अपॉन में 1 माइनस x2। इतना मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे पिछले बार में करा था वैसे इस बार भी करेंगे। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x2। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का मतलब क्या होता है, मेरे आउटपुट जो मेरे राइट साइड में आंसर आने वाला है इनपुट देने के बाद, अगर मेरे आउटपुट सेम है तो मेरे जो इनपुट भी वो सेम ही आ रहा होगा, तभी मेरे आउटपुट सेम आ रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज एन, देयरफॉर इट इज अ 1 1 फंक्शन। हम ये बोल सकते हैं कौन सा फंक्शन है हमारा, 1 1 फंक्शन है। 1 1 की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं ऑन टू की भी, यानी 4 ऑन टू। तो वही लेट y इक्वल्स टू x अपॉन में 1 माइनस x ले लेता हूं, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा हमारा y माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू में x। इतना हमने कर दिया। हमें किसका फंक्शन बनाना है, इसे बनाना है y का फंक्शन, यानी एक लेफ्ट साइड में एक लौता x बचना चाहिए और बाकी सारे टर्म्स राइट साइड में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि माइनस का वाई एक्स उधर जाके प्लस का वाई एक्स हो जाएगा। यहां पे मैं x कॉमन ले सकता हूं, x अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 1 और इक्वल्स टू में y। इस मल्टीप्लाई वाली टर्म को मैं डिवाइड में भेज दूंगा, तो यहां आ जाएगा y अपॉन में y प्लस 1 और इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू y अपॉन में y प्लस 1 आ गया। अगर मेरी ये चीज हो जाती है यहाँ पे,
तो मैं चेक करूंगा जो मेरी कंडीशन है, कंडीशन क्या, y की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में अगर बिलोंग करेगी, -1 से लेकर +1 के बीच में बिलोंग करेगी, तो मेरा x का जो आंसर आएगा वो किससे बिलोंग करेगा, x जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। क्या आएगा कि नहीं आएगा? तो आप देख लीजिए, आप -1 से लेकर +1 के बीच में एक 0 लेट कर लेते हैं, तो 0 आप अगर लेट करोगे तो 0 + 1 0, यानी ये पूरा आंसर जो आएगा वो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो आप क्या करें, जैसे आप लेट कर लेते हैं 0.5, तो यहाँ पे भी 0.5 ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1.5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0.5। तो ओवरऑल पॉजिटिव नंबर निकल के आ रहा है कि नेगेटिव निकल के आ रहा है आपका? तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, ये आपका जो फंक्शन है वो बिलोंग कर रहा है, यानी कि हमारी जो कंडीशन है ना, ये -1 से लेकर +1, ये आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई सा भी नंबर इसका। बस आपका जो आंसर आना चाहिए वो कहाँ आना चाहिए, वो रियल नेगेटिव में आना चाहिए। यानी पिछली बार किस में आया था, पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि आपने लिया ही ये था। इस बार आपने क्या लिया, x<0 लिया, तो x<0 लोगे तो आपकी कंडीशन क्या है हमारी, -1 से लेकर क्या कहां तक, 0 तक, क्योंकि आपने बात ही पहले बोल दी कि x की वैल्यू 0 से छोटी है। जब x की वैल्यू ही 0 से छोटी है तो -1 से लेकर 0 तक ही तो लिखिए इसे। अगर हम -1 से लेकर प्लस के 0 तक लेंगे तो कौन सा आंसर आ सकता है, हम जैसे माइनस का 0.5 पुट करता हूं मैं y की जगह, तो माइनस का 0.5 पुट करा तो ये कितना आ गया, यहाँ पे आ गया नीचे 0.5, और ऊपर कितना आ गया 0.5 माइनस का, तो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो आंसर मेरा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो बात भी तो यही है। क्यों, क्या बात थी हमारी, पिछली बार हमारा क्या था, अगर x 0 से होता है तो हमारा आउटपुट की जो रेंज आती थी पिछली बार आई थी वो r पॉजिटिव अलोंग विद 0 बोली थी मैंने। इस बार नहीं बोलूंगा ये बात, इस बार मैं क्या बोलूंगा, इसकी रेंज जो आएगी वो आएगी r नेगेटिव, यानी नेगेटिव रियल नंबर। जो इसकी रेंज है इस बार वो नेगेटिव रियल नंबर है, पिछली बार पॉजिटिव थी, इस बार कैसी है, नेगेटिव है। तो हम ये बोल सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू क्या चीज, -1 से लेकर 0 तक, और पिछली बार कहां से बिलोंग करवा रहे थे, 0 से लेकर +1 तक, जो पिछले वाला केस मैंने करवाया था उसमें। इस बार करवा रहे हैं -1 से लेकर 0 तक। तो अगर y की वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में बिलोंग करेगी तो हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा आंसर आएगा वो किसमें, सॉरी पॉजिटिव नहीं, ये तो गलत बोल दिया हमने, पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव रियल नंबर आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव रियल नंबर से बिलोंग करेगी, क्योंकि इस वाले केस में हमारा जो है नेगेटिव रियल नंबर है, वो ये था केस 1 में। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है, इसी तरीके से आपको करना भी है। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इस वाले क्वेश्चन को और देखते हैं, यहां पे क्या कह रहा है हमारा, a = r-2 एंड b = r-1, यानी a की वैल्यू दे रखी है रियल नंबर में, बस यानी पूरे रियल नंबर से बिलोंग करेगा पर 2 से नहीं करेगा, यानी b की जो वैल्यू है वो पूरे रियल नंबर से बिलोंग कर रही होगी पर उसके पास 1 नहीं होगा। फंक्शन क्या दे रखा है, a से लेकर b तक का फंक्शन है, डिफाइंड किस तरीके से, fx = x-1/x-2, शो दैट f is 1 1 and on 2, hence find a f इनवर्स। तो इसका f इनवर्स और निकालना है। पहले बात करते हैं fx = x-1/x-2, ठीक है। पहले बात और किसकी करते हैं, 1 1 और on 2 की। तो 1 1 की कंडीशन क्या होती है, f of x1 = f of x2, 1 1 की कंडीशन क्या होती है, f of x1 = में f of x2, ये होती है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, अगर f of x1 = f of x2 है तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, x1 - 1 में x1 - 2 = x2 - 1 में x2 - 2, ये बोल सकते हैं। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो ये कंडीशन बन जाएगी x1 x2 - 2x1 - x2 + 2। राइट साइड में क्या बनेगी इसकी, अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगी हमारा x1 x2 माइनस का x1 माइनस का 2x2 और प्लस का 2, ये बन गई हमारी। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, और क्या बनना है, माइनस का 2x1 है, यहाँ पे माइनस का x1 है, और साथ ही साथ प्लस का x1 x2 से प्लस का x1 x2 कैंसिल हो गया, और जैसे माइनस का 2x1 है, यहाँ पे माइनस का 2x2 है। अब मैं क्या करूंगा, x1 वालों को एक तरफ, x2 वालों को एक तरफ, तो माइनस का x1 इधर आके प्लस का x1 हो जाएगा, प्लस का x1, और माइनस का x2 इधर आके प्लस का 2x2 हो जाएगा, सॉरी x2 हो जाएगा प्लस x2। यहाँ पे कितना आएगा हमारा, माइनस का x1 = में माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x1 किसके इक्वल आ गया हमारा, x2 के। सो इट इज, क्या बोल सकते हैं हम इसे,
ये हमारा जो है एक और 1 1 फंक्शन बन जाएगा। सो इट इज अ 1 1 फंक्शन। ये हमारा 1 1 फंक्शन बन चुका है। अब किसकी बात करेंगे, हम बात कर लेते हैं ऑन टू की। किसकी बात करते हैं हम? ऑन टू की। ऑन टू की अगर हम बात करें तो क्या बात हो सकती है उसमें? ऑन टू का वही सेम हिसाब है हमारा। हम क्या करेंगे, एफ एक्स यानी सॉरी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स ले लेंगे, यानी जो भी हमारा एफ एक्स दे रखा है उसे वाई के इक्वल ले लेंगे। तो लेट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू क्या क्वेश्चन है हमारा, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू। वही सिंप्लीफिकेशन करेंगे अगर हम इसका, तो एक्स माइनस टू की वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारा वाई एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू में एक्स माइनस वन। ये चीज हो गई हमारी। हम क्या करते हैं, माइनस के टू वाई को राइट साइड में भेज देते हैं, तो प्लस का टू वाई माइनस का वन, और क्या करेंगे प्लस के एक्स को इधर भेज देते हैं, तो प्लस का एक्स इधर आके माइनस का एक्स हो गया। एक्स कॉमन ले लूंगा अगर मैं यहाँ पे, तो एक्स कॉमन लेने के बाद बचेगा वाई माइनस का, इसके पास एक्स ही था वो भी मैंने कॉमन ले लिया तो वन बचेगा यहाँ पे, और इक्वल्स टू में टू वाई माइनस वन। तो एक्स को यही रखते हैं, इसको डिवाइड में भेज देते हैं राइट साइड में, तो टू वाई माइनस वन अपॉन में वाई माइनस वन, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो अगर ये वाली वैल्यू आ गई, अब हम चेक करते हैं कि b की वैल्यू क्या थी, यानी b एक तरीके से y है, यानी y जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है हमारा, b से, एंड x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है हमारा, a से, यानी x a से बिलोंग कर रहा है और y मेरा b से बिलोंग कर रहा है। तो यानी y की वैल्यू अगर मैं कुछ भी पुट करता हूँ b से बिलोंग करती हुई, यानी रियल नंबर में से कुछ भी डाल दो, बस वन मत डालना, तो वन के वन में तो दिक्कत आ जाएगी, आपको पता जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाती है वो वैल्यू। यानी कि हम ये लिख सकते हैं इसके बाद, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, यानी हर एक y की वैल्यू अगर b से बिलोंग करेगी कोई सी भी वैल्यू, तो उसके लिए एक a की वैल्यू मौजूद रहेगी जो उसके साथ मैपिंग कर सके। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो इट इज एन ऑन टू फंक्शन, यानी ये वन वन भी हो गया हमारा और ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, बस आपको लास्ट में क्या करना है, इसका एफ इनवर्स पता करना है, और एफ इनवर्स जो होता है ना वो यही होता है जो भी हमने निकाला है। बस आपको करना क्या है, y की जगह पे x लिख देना है, यानी कि एफ इनवर्स इक्वल्स टू क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, टू एक्स माइनस वन अपॉन में x माइनस वन। आपको बस ये याद रखना है। एफ इनवर्स क्या होता है हमारा, एफ इनवर्स जो होता है वो x की जो वैल्यू निकली होती है वही होती है एफ इनवर्स में। बस क्या करना होता है, y की वैल्यू इसमें पुट कर देनी होती है, यानी यहाँ पे जो x है ना हमारे, असलियत में क्या है, x जो है वो फंक्शन ऑफ y है, यानी x जो है वो फंक्शन ऑफ y है। बस आपको करना क्या है, y की जगह पे x पुट कर देना है, यानी f इनवर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, f इनवर्स होता है हमारा इक्वल, इक्वल्स टू में क्या होता है हमारा एफ वाई के, यानी एफ इनवर्स जो होता है वो एफ वाई के इक्वल होता है, और एफ वाई की वैल्यू ये होती है, तो एफ वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, कितनी आ गई हमारी, ये आ गई। बस कितना कर दिया हमने यहाँ पे, और याद और रखना है y की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, क्या y की जो वैल्यू है वो क्या पुट कर देनी है, x पुट कर देनी है, आप तब आप जो लिखोगे वो आ जाएगा आपका f इनवर्स। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कई बार आ चुके हैं। तो आइए इसे भी रफ कर देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी हमारे जो रिलेशन फंक्शन की जो भी हमने क्वेश्चंस करे हैं अभी, वो मतलब अपनी वैरायटी में बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे ये दे रखा है। तो इसमें हमारी कंडीशन किस तरीके से है जी, कि मेरा मेरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इसे मेरे को सॉल्व करना है, और x का मॉड्यूलस जो है वो 1 से छोटा है, और y ग्रेटर देन 0 और xy लेस देन 1, ये कंडीशंस दे रखी है। इन कंडीशन का यूज करके इन्हें सॉल्व करना है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए जो भी मैं लगाने वाला हूँ, क्योंकि फॉर्मूले जो है वो क्लास 11th के भी यूज होने वाले हैं, और साथ ही साथ जो है क्लास 12th के जो आपने पढ़ रखे हैं वो भी यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या दे रखा है, tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये हमारा क्वेश्चन है, मेरे को क्या करूंगा कि x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पे इस तरीके से, ताकि मेरे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जो है वो हट सके,
और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स तब हटेगा जब साइन इनवर्स के अंदर साइन वाली वैल्यू आएगी और कॉस इनवर्स के अंदर कॉस वाली वैल्यू आएगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई फॉर्मूला में जानता हूँ साइन के लिए कि 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोई होता हो, तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आया। लेट करता हूँ क्या, x की वैल्यू मैं मानता हूँ tan थीटा और y की वैल्यू मैं मानता हूँ tan फाई, ये मैं मान लेता हूँ दोनों के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ये हो जाएगा tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स, यहां पे लिख दूंगा मैं 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइड बाय साइड प्लस का कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो ये हमने लिख दिया यहां पर और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा ना एक फॉर्मूला होता है हमारा किसका, tan 2 थीटा, सॉरी sin 2 थीटा, किसका होता है sin 2 थीटा का हमारा। तो यहां तो साइन इनवर्स है, ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया sin 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स मैंने लिखा ही हुआ है, यहां पे भी मैंने क्या लिख दिया cos 2 थीटा, और बाहर हमारा क्या चल रहा है 1/2 और साथ में 10। इतना लिखने के बाद साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 थीटा प्लस 2 फाई, क्या बचा 2 थीटा प्लस 2 फाई, बाहर तो हमारा 10 है 1/2 ब्रैकेट, यहां बचा 2 थीटा प्लस 2 फाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन लेने के बाद 2 से ये जो 2 है मेरे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा 10 ब्रैकेट में थीटा प्लस फाई, यही तो बचेगा। और थीटा और फाई की वैल्यू आप यहां से गौर करें तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी tan इनवर्स x और फाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी tan इनवर्स y। तो यहां पे आप पुट कर देंगे वो वैल्यूज को, यानी tan का tan लिख देंगे ब्रैकेट में, यहां पे आ जाएगा थीटा की जगह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, अगला हमारा काम है tan को हटाना बाहर से। तो क्या फॉर्मूला कोई जानते हैं आप यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो वही फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा यहाँ पर, कैसे, बाहर tan लिख रहा है वो लिख दिया जी मैंने, अंदर क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये x और y में ही बात कर रहा है तो फॉर्मूला हमारा यही होगा सेम टू सेम, tan इनवर्स tan मतलब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। एक बार इस क्वेश्चन की तरफ आप थोड़ा गौर से एक बार देख लीजिए, कोई चीज समझ में ना आए तो उसे थोड़ा सा बैक करके भी देख सकते हैं अगर कोई चीज मैंने फास्ट बोल दी हो, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स, और ये पूरी कंडीशन दे रखी है, और ये किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, इसके इक्वल आपको प्रूफ करना है, कैसे भी कैसे। अब कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, हम पहले क्या करते हैं, इसमें भी x की वैल्यू में पुट करता हूं, कुछ अपनी तरफ से मैं कुछ भी लेट करूंगा x की वैल्यू, ताकि क्वेश्चन सही हो जाए मेरा। मैं x की जगह लेट करता हूं क्या, x की जगह लेट करते हैं cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर द रूट 1 प्लस cos थीटा, यानी पहले लिख देते हैं लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, यहां पे साइड में आएगा माइनस का अंडर द रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर द रूट 1 माइनस cos थीटा, ये हमने यहां पे लिख दिया। अब इसे लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला जानते हो, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos थीटा होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं फॉर्मूले को लिख भी देता हूं, 1 प्लस cos थीटा होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा होता है हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। अब इस फॉर्मूले की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा अगर मैं, तो यहां बन जाएगा हमारा tan इनवर्स ब्रैकेट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, और वो भी रूट के अंदर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 2 cos थीटा बाई 2 लिख दूंगा, माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा रूट 2, क्योंकि आपको पता है ना ये चीज, अगर आप 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पे लिख देते, मतलब जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ, रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अगर आप लिखते तो क्या बनता, अगर मैं क्या करूं रूट 2 को अलग लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय इसको अलग रूट के अंदर लिख लेता हूं, cos स्क्वायर थीटा बाई 2,
तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो √2 तो बच गया हमारा, और साइड में बिना रूट का cos θ/2 बच जाएगा। ये चीज हो जाएगी हमारी। तो इस वाली बात से आप क्या बोल सकते हैं, इस वाली बात से आप ये बोल सकते हैं कि साइड में हमारा बचेगा माइनस का √2, इधर बचेगा साइड में sin θ/2। सिमिलरली अपॉन में भी क्या बचेगा आपका, √2 cos θ/2 प्लस √2 sin θ/2। इतना हमने जैसे अगर लिख दिया तो मैं √2 कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बनेगा मेरा tan इनवर्स √2 ऊपर भी कॉमन ले लिया और √2 नीचे भी कॉमन ले लिया, यहां बचेगा मेरा cos θ/2 माइनस sin θ/2 अपॉन cos θ/2 प्लस sin θ/2। ये मैंने लिख दिया। अब √2 से तो √2 कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को कोई एक फॉर्मूला बनाना है जो इससे मैच कर जाए, और वो फॉर्मूला कैसा होगा हमारा कि मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मैं cos θ/2 से डिवाइड कर देता हूं। जो भी न्यूमरेटर है और जो भी डिनोमिनेटर है उसे cos θ/2 से डिवाइड कर देता हूं। तो क्या कहानी बनेगी हमारी, ये कहानी बनेगी tan इनवर्स, यहाँ पे cos θ/2 से दोनों को डिवाइड करा तो ये तो हो गया 1, क्योंकि cos के नीचे cos से cos कैंसिल। पर अगर sin के नीचे cos लिखूंगा तो sin अपॉन cos होता है tan, क्या होता है हमारा tan θ/2, साइड में माइनस आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और प्लस का tan θ/2 आ गया। इतना मैंने लिख दिया। और इसके बाद मैं जानता हूं ये किसी का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा tan π/4 माइनस क्या, tan π/4 माइनस tan θ/2, सॉरी सिर्फ θ/2, क्योंकि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इस तरीके से मैच करेगा ये फॉर्मूला, और उसकी वैल्यू आ गई ये। उसके बाद मैंने tan इनवर्स से जो tan लिखा हुआ है उसे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद क्या बचा, π/4 माइनस θ/2, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे π/4 माइनस θ/2। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालूं, थीटा की वैल्यु यहां से निकलेगी। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा को यहीं रखो, कॉस को उधर भेजोगे तो कॉस इनवर्स बन जाएगा और साथ में एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे π/4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाय 2। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको ये प्रूफ करना था π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और आपने वो चीज प्रूफ कर भी दी। ये क्वेश्चन इतना सा था, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बस आपकी पिछली क्लास के थोड़े फॉर्मुलेज का यूज है, और ये आसान ही है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए आपके। इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू sin इनवर्स 56/65। ये आपको कैसे भी करके प्रूफ करना है। क्या करना है आपको, प्रूफ। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले चेक करते हैं लेफ्ट साइड में cos इनवर्स क्या दे रखा है हमारा ये दे रखा है cos इनवर्स ब्रैकेट 12/13, साइड में क्या दे रखा है प्लस का sin इनवर्स 3/5। मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, प्लस का sin इनवर्स 3/5, इतना मैंने लिख दिया। और राइट साइड में कितना आ रहा है मेरा आंसर, sin इनवर्स 56/65, ये मेरा आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं लेट करता हूं, इस वाली चीज को मैं अल्फा के इक्वल मान लेता हूं। लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू में अल्फा, साथ ही साथ sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू में बीटा। क्या मैं लेट कर सकता हूं, हाँ जी कर सकता हूं। उसके बाद cos इनवर्स उधर जाके बन जाएगा cos, यानी 12/13 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपका cos अल्फा, और sin इनवर्स को उधर भेज दूंगा तो sin बन जाएगा, इधर हो जाएगा sin बीटा, और इधर बचेगा 3/5। तो sin बीटा इक्वल्स टू 3/5 मैंने लिख दिया जी यहाँ पे, और cos अल्फा की वैल्यू 12/13 मैंने लिख दी यहाँ पे। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, कोई चीज बन सकती है यहाँ पे। ऐसे अल्फा और बीटा का सम क्या आएगा, अल्फा और बीटा का सम कुछ भी तो आएगा यहाँ पे। तो अगर मैं sin अल्फा की वैल्यू निकालूं, क्या निकालूं, sin अल्फा निकल के आएगा आपका, अगर पाइथागोरस थ्योरम का आपको पता होगा तो उससे निकल के कितना आएगा, sin अल्फा होता है p/h, कितना होता है p/h, यानी कि 5/13। ठीक है, वैसे अगर मैं यहां से cos बीटा की वैल्यू निकालूं, अच्छा मैं निकाल कैसे रहा हूं वो भी और बता देता हूं आपको, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इस तरफ अल्फा मान लेता हूं मैं, cos अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 12/13, पाइथागोरस से कितना आ गया 5, तो साइन क्या होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 5/13। सेम केस यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, साइन होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर में 3 लिख दो, हाइपोटेनस में 5 लिख दो, बेस कितना निकल के आएगा आपको 4,
तो कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस में क्या लिख रखा है हमने 4 और हाइपोटेनस में क्या लिख रखा है 5, तो ये बनेगा आपका 4 अपॉन में 5। ये आपकी दोनों चीजों की वैल्यू आ गई। अगर आपकी ये दोनों चीजों की वैल्यू आ गई तो उससे आप क्या बोल सकते हैं, अगर मैं वैल्यू निकालूं किसकी, साइन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा, सॉरी साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा की। साइन अल्फा प्लस बीटा होता कितना है, आप एक चीज वो सोचिए, साइन अल्फा प्लस बीटा होता कितना होगा। साइन अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साथ में क्या आ जाएगा साइन बीटा। ये हो गया हमारा। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, साइन अल्फा निकाला था 5/13, लिख देंगे जी। मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा था 4/5, वो भी लिख दिया। प्लस कॉस अल्फा कितना निकाला था हमने, कॉस अल्फा भी निकाला था हमने यहाँ पे 12/13, 12/13 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। साइन बीटा आपने देख रखा होगा यहाँ पे 3/5 निकाल रखा है, 3/5। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कितना आएगा मेरा, 5 से 15 3 टाइम्स, 3 4 जा 12/13। सेम यहाँ पे 12 3 जा 36/13, 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 65। अगर ये आ गया और नीचे वालों का एलसीएम लेता हूं तो मेरा नीचे वालों का एलसीएम कितना आएगा, नीचे वालों का एलसीएम इसे यहां करते हैं, यहां पे आएगा 13 और 65 का एलसीएम 65। 13 के 65 आता है 5 बार में, तो 12 5 हो जाएगा हमारा 60 प्लस कितना होगा अगला हमारा, यहां पे अगला है हमारा 36। अच्छा ये प्लस से बन पा रहा है क्या, ये जो मैंने करा है ये प्लस से अगर नहीं बन रहा तो 60 और 36 जो हमारा आया है, यानी 4 3 12 था और 13 65 आता है कितनी बार में, 5 बार में। तो 12 की अगर मैं किससे करूंगा 5 से, तो 12 5 से 60 हो गया, और प्लस का कितना हो गया यहाँ पे हमारा 36, और नीचे कितना आ गया हमारा 65। क्या ये कंडीशन से हो पा रहा है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में अगर ये नहीं हो पा रहा तो हम क्या करते हैं, ये 6 और इसको प्लस करके आ गया है 96/65। किसकी वैल्यू आई, साइन अल्फा प्लस बीटा की। अगर साइन अल्फा प्लस बीटा की इतनी वैल्यू आती है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा की कितनी आएगी, ये सोच के देखिए आप। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन में ना, इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करके और साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में चेंज करके कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों को अगर आप tan इनवर्स में चेंज कर दोगे तो उसके बाद सम करके फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था कि साइन अल्फा प्लस बीटा, ये मैंने सारी वैल्यू निकाल दी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि ताकि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 12/13 प्लस 36/65, और राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या बचेगा आपका साइन। अच्छा कोई वैल्यू हमने गलत तो नहीं लिखी, हमें क्या पता था कॉस हमारा 12/13 जो है वो अल्फा के इक्वल है, तो कॉस इनवर्स इक्वल्स टू कॉस बन जाएगा, तो कॉस अल्फा आ जाएगा हमारा 12/13, और साथ ही साथ हमारा आ जाएगा क्या, साइन अल्फा कितना आ जाएगा 5/13, क्योंकि p/h होता है। वैसे सेम केस यहाँ पे अगर हमारा साइन बीटा कितना आ गया 3/5, तो कॉस बीटा आपका कितना निकल के आएगा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका 4 और हाइपोटेनस आपका 5, तो 4/5। ठीक है, उसके बाद हमने साइन अल्फा प्लस बीटा निकाला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये लिख दिया। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, साइन अल्फा हमने निकाला था 5/13। सॉरी यहाँ पे गलती हुई हमसे, गलती क्या हुई कि यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, साइन अल्फा 5/13 मैंने क्या लिख दिया 15/13, इसी वजह से थोड़ी वैल्यू में गड़बड़ आती है। तो इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 5/13 मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा, कॉस बीटा कितना निकाला था 4/5, प्लस अगर कॉस अल्फा की बात करूं तो कॉस अल्फा निकाला है 12/13, इनटू में साइन बीटा कितना निकाला है हमने, साइन बीटा निकाला है 3/5। यहां पे मैंने क्या करा, जो वैल्यूज मैंने निकाली उसे मैंने पुट कर दिया यहां पे, और पुट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि कुछ कैंसिल हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, तो 5 4 हो जाएगा मेरा 20/13 5 से 65, प्लस 12 3 हो जाएगा हमारा 36, और नीचे हो जाएगा 13 5 से 65। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने 65 लिख दिया। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 56/65, 56/65 इतना मैंने लिख दिया। यानी कि मेरी किसकी वैल्यू आई है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 56/65 है। साइन को उधर ले जाऊंगा अगर मैं, तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, यानी लेफ्ट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में साइन इनवर्स क्या 56/65।
और लेफ्ट साइड में क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, अल्फा की वैल्यू थी cos इनवर्स 12/13, जो कि आपका क्वेश्चन है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, बीटा की वैल्यू थी हमारी, कहां गई, ये रही, साइन इनवर्स 3/5। और इक्वल्स टू में आपका कितना आंसर आया, साइन इनवर्स 56/65। और यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया। और इसका कई सारे मेथड होते हैं इसको करने के। कोई कोई टीचर क्या करवाएगा, cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करवा देगा, इसको भी tan इनवर्स में, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के एक सिंपल एक हमारे tan इनवर्स के अंदर आ जाएगी, जो भी कंडीशन आएगी, जो भी वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, tan इनवर्स को चेंज करेंगे sin इनवर्स में, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे करवाया इस तरीके से। उसके बाद फिर आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, sin इनवर्स में, और आपका प्रूव हो जाएगा। इतनी कंडीशन नहीं करनी हो तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, ये भी इजी है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, आप देख सकते हैं, मतलब आपने करे होंगे प्रैक्टिस तो आपको पता लगे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इवेल्युएट करना है साइन इनवर्स sin 3π/4 प्लस cos इनवर्स cos 5 प्लस tan इनवर्स 1। इसको अगर इवेल्युएट करना है तो मतलब क्या करना है, इसकी सिंपली एक वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू आने वाली है, कैसे करेंगे। यहां पे हमारा दे रखा है साइन इनवर्स sin 3π/4। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं जी। साइन इनवर्स sin 3π/4 प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में cos पाई प्लस tan इनवर्स 1, ये आ गया हमारा। और इसे इवेल्युएट करना है, कैसे करें, साइन इनवर्स से साइन तब तक कैंसिल नहीं हो सकता, कब, जब तक कि अंदर की जो वैल्यू है हमारी वो उसकी डोमेन से मैच नहीं कर जाए। मतलब कैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि साइन है ना हमारा, जैसे मैंने बाहर क्या लिख दिया, साइन इनवर्स है। साइन 3π/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, उसे मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस π/4, ये मैंने लिख दिया। अब पहले वो चार्ट देख लेते हैं, यहां पे क्या होता है हमारा, ये पाई माइनस वाली बात होती है, यहाँ पे क्या होती है पाई प्लस, ये होती है हमारी 2π माइनस, और यहाँ पे होते हैं हमारा 2π प्लस। ठीक है, अब इस कंडीशन के हिसाब से इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें होते हैं हमारे साइन कॉसेक, इसमें होते हैं हमारे टेन कॉट, इसमें होते हैं हमारे कॉस और सेक, साइन कॉसेक टेन कॉट कॉस और सेक। और यहाँ पे क्या होता है जीरो, यहाँ पे होता है हमारा π/2, यहाँ पे होता है हमारा 3π/2, और यहाँ पे होता है हमारा 2π। और बात करें साइन की, किसकी बात करें, साइन की, तो साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है ना, वो -π/2 से लेकर प्लस के π/2 के बीच में होती है, साइन इनवर्स की बात कर रहा हूँ। और साइन की डोमेन तो आप और रियल नंबर डाल सकते हैं। तो पाई माइनस π/4 यानी साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है, यानी कि यहां आ जाएगा साइन π/4, और बाहर चल रहा है हमारा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स से साइन तब कैंसिल हो सकता है जब ये वैल्यू आ रही है, जब वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आती है, मतलब डोमेन के अंदर आती है उसकी। तो देखना आप एक बार, साइन इनवर्स की डोमेन जो है हमारी वो -π/2 से लेकर प्लस π/2 के बीच में आती है। अगर हमारी -π/2 से लेकर प्लस π/2 के बीच में आ रही है, तो ये π/4 वो जो 45 डिग्री होता है वो -90 से +90 के बीच में तो लाई करता है। अगर करता है तो साइन इनवर्स से साइन काट दो, क्या बचेगा आपका π/4, ये लिख दिया हमने। अब बात करते हैं साइड बाय साइड cos इनवर्स और cos पाई की। cos 180 क्या होता है, पहले बात करते हैं cos 0 कितना होता है। cos 0 हमारा होता है 1, और 1 के अपोजिट डायरेक्शन में इधर क्या होगा, -1, यानी cos 180 की वैल्यू होती है हमारी कितनी, -1। अच्छा सॉरी, ये वाली बात ना हमने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी हमने, कि ये जो मैंने ये लिखा है 3π/2, और ये जो π/2 मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आती है हमारी, यहाँ होता है हमारा π/2, यहाँ होता है हमारा पाई, यहाँ होता है हमारा 3π/2, और यहाँ होता है हमारा 2π, ये होती है हमारी कंडीशन। और यहाँ 10 है, और यहाँ पे क्या है हमारा कॉट, ये होता है। अब बात करते हैं 0 से लेकर पाई की तरफ जा रहा हूं, अगर मेरा cos 0 होता है मेरा 1, तो इधर की तरफ जाऊंगा, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, यानी यहां हमारा क्या आ गया, cos इनवर्स -1, ये मैंने यहां पे लिख दिया। cos की वैल्यू -1 कब आती है, cos की वैल्यू -1 आती है कब, जब उसकी वैल्यू पाई के बराबर होती है। तो हमने अभी मैंने बताया था आपको, क्योंकि cos 180 क्या होता है हमारा, -1, तो cos की वैल्यू -1 कब आती है, जब उसकी वैल्यू होती है पाई के इक्वल, यानी cos पाई होता है -1।
तो यहाँ पे हमारे पाई आ गया, और प्लस टेन की वैल्यू 1 होती है पाई बाय 4 पे, आप ये जानते ही होंगे, तो यहाँ पे टेन इनवर्स 1 की वैल्यू मैंने लिख दी पाई बाय 4। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, यानी तीनों आंसरों को मैं क्या करूंगा, ऐड। इसका आंसर पाई बाय 4 था, बीच वाले का आंसर पाई था, लास्ट वाले का आंसर पाई बाय 4 था। इन्हें सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके नीचे कितना आएगा आपका 4, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई प्लस का 4 पाई प्लस का पाई, यानी 4 पाई प्लस पाई 5 पाई प्लस पाई 6 पाई, यानी 6 पाई बाय 4। 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 3 6 और 2 2 4, यानी कितना आ गया 3 पाई बाय 2। ये आपका आंसर आ चुका है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 पाई बाय 2 आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या ले लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें, ये भी आसानी है। इसमें बस आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ये वाली वैल्यू जो है वो 2b/1 इक्वल। अब आप इसे कैसे करेंगे कि यहां पे लिख देंगे हम 10, ये तो क्वेश्चन लिखा ही हुआ है ना, तो मैं स्टार्ट करता हूं इसे लिखने से, आंसर से। आंसर में क्या लिखेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1/2, या फिर क्या 1/2 cos इनवर्स a/b लिख देते हैं, cos इनवर्स a/b। मैंने इस पूरे को मैंने x के इक्वल लेट कर लिया, यानी ये जो वैल्यू है ना ये, और ये जो ये वाली वैल्यू है, इसको मैंने किसके इक्वल लेट कर लिया, x के इक्वल। तो अब मैं क्या करूंगा, LHS को सॉल्व करने के लिए LHS इक्वल्स टू 10 ब्रैकेट पाई बाय 4 प्लस x प्लस 10 ब्रैकेट पाई बाय 4 माइनस x। तो 10a प्लस 10b का फॉर्मूला बनना है हमारे यहाँ पे। तो 10a प्लस 10b का फॉर्मूला होता है क्या, अच्छा 10a प्लस b का तो आप जानते हो ना, 10a प्लस 10b का नहीं जानते होंगे, पर 10a प्लस b का तो जानते हो। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। सिमिलरली साइड में भी हमारा हो जाएगा 10a माइनस 10b, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है, अपॉन 1 प्लस 10a 10b। इतना हमने लिख दिया। अब 10 पाई 4 आप जानते हैं 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। इतना हमने लिख दिया। इसके बाद ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारी कंडीशन बन गई, यानी 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद आप क्या और कर सकते हैं, जैसे आप यहां ये चीज लिख सकते थे, जो 10x है ना आपका, 10x को आप लिख सकते थे sin x अपॉन cos x, तो आपका और ज्यादा आसान हो जाता है मेरा क्वेश्चन। कैसे, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि 10x जो है हमारा वो होता है sin x अपॉन cos x। यहां पे मैं लिख देता हूं 1 प्लस sin x अपॉन में cos x अपॉन में 1 माइनस sin x अपॉन में cos x। साइड बाय साइड 1 माइनस sin x अपॉन में cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x अपॉन में cos x। मैंने इतना लिख दिया। इतना आपको क्लियर भी हो गया होगा, क्योंकि 10 sin अपॉन cos होता है, और बाकी यहाँ पे मैंने बस x जो लेट करा है वही लिखा है, उसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान ले, यहाँ पे भी कुछ नहीं है नीचे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और कैंसिल आउट जो भी हो जाएगा वो भी कर देंगे, cos से cos कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो ये ऊपर क्या बनेगा, इसके बाद ऊपर बनेगा हमारा cos प्लस साइन, यानी cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x, प्लस में cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। एलसीएम ले लिया। अच्छा, तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे, डिवाइड करके अपॉन में आ जाएगा आपका cos x माइनस साइन x। अच्छा सॉरी, ये तो हमने लिख ही दिया ना, तो ये ब्रैकेट हटा देते हैं, और ये जो कंडीशन हमारी सॉल्व करके आई कितनी आ गई, ये आ गई। अब एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या बनेगा, एलसीएम लेने के बाद बनेगा नीचे cos x माइनस साइन x ब्रैकेट और cos x प्लस
साइन एक्स, ये बन गया नीचे। और ऊपर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, cos x प्लस साइन एक्स की cos x प्लस साइन एक्स से कर दूंगा, तो cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये मैंने कर दिया। अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, और नीचे तो आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही इधर की साइड क्या बनेगा आपका, a स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये फॉर्मूला माइनस का है तो माइनस लगेगा यहां पे। तो माइनस कितना आएगा हमारा, माइनस का, या तो 2ab वाली कंडीशन को बाद में लिख देंगे, पहले साइन स्क्वायर एक्स ही लिख देते हैं, माइनस का यहां लिख देते हैं, माइनस का 2 cos x साइन एक्स, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने लिख दिया। तो अभी आप एक चीज देखिए, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका 1, वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका 1, तो 1 और 1 मिला के 2, और 2 sin x cos x से 2 sin x cos x कैंसिल हो गया, तो यानी ऊपर क्या बचा आपका 2, नीचे क्या बचा आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x का, किसका, cos 2x का। इतना आपने लिख दिया, उसके बाद x की वैल्यू जो आपने मानी थी वो आप पुट कर दीजिए यहां पे, और कुछ ज्यादा हार्ड नहीं बचा अब तो बस जो भी बचा है वो थोड़ा सा। अब इसके बाद ना ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम हलवा हो चुका है। क्या करेंगे अब हम, 2 अपॉन में cos 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू, x की वैल्यू है 1/2 cos इनवर्स a बाय b, 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और cos से इसका cos इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा 2 डिवाइडेड बाय a अपॉन b, और सबसे नीचे वाली टर्म कहां उठ के चली जाती है, ऊपर, तो ये बन जाएगा हमारा 2b अपॉन में a, हेंस प्रूव्ड। ये आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, प्रूव भी कर दिया है, और ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट का यूज नहीं है, बस छोटे मोटे फॉर्मूले का यूज है। एक तरीके से बोला जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस दिखने में बड़ा है। आपको अगर ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा मैट्रिक्स का। जो पिछले क्वेश्चन थे वो हमारे अब किसके थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो आ सकते हैं चांसेस इसके ज्यादा, तो वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स में क्या है हमारा, इफ a इक्वल्स टू a देन a की पावर 2023 इज इक्वल टू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं और बच्चे सोचते हैं कि मतलब a की मल्टीप्लाई कितनी बार करूं, मतलब a से a की 2023 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तब कितना आंसर आएगा, वो कैसे पता लगा। तो आपको करना कुछ ज्यादा नहीं होता, बस आपको 2-3 बार मल्टीप्लाई करके देखनी होती है। उसके बाद अब आपका आंसर, मतलब आपको एक एक्सपेक्टेड पता लग जाता है कि क्या आंसर आने वाला होगा बाद में भी। कैसे, जैसे कि यहां पे होगा हमारा a इक्वल्स टू ये दे रखा है, a इक्वल्स टू अगर ये है तो मैं a की वैल्यू क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 0 1 0 0। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं a मल्टीप्लाई बाय a करूं तो मतलब क्या होगा, a मैट्रिक्स की a से करेंगे मल्टीप्लाई पहले 0 1 0 0, ये भी 0 ही है। अच्छा ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होगी, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, आप जानते हैं ना, इनकी तो रो ली जाती है और इनके कॉलम लिए जाते हैं। तो इसकी रो की इसके कॉलम से करूंगा तो 0 0 जा 0, 1 की 0 से करूंगा 1 0 जा 0, ये लिख दिया हमने। फिर इस रो के अगले वाले कॉलम से करूंगा तो 0 1 जा 0 और 1 0 जा 0, ये हो गया हमारा। फिर अगले वाले रो की इससे करूंगा मैं 0 0 जा 0 प्लस 0 0 जा 0। फिर लास्ट में इस वाले रो की इस कॉलम से करूंगा तो 0 1 जा 0 और 0 0 जा 0। तो यहां पे हमारा क्या आंसर आया, न्यूमरेटर में, मतलब न्यूमरेटर क्या बोले, तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 0 0 0 ये आ गए। अब 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करना हमेशा 0 ही आएगा, ये आप जानते हैं। तो a की पावर 2023 का जो आंसर आएगा लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, यानी एक तरीके से वो 0 मैट्रिक्स है। या तो आप a लिख दीजिए, यानी क्या लिखेंगे आप, a की पावर 2023 इक्वल्स टू आप 0 मैट्रिक्स। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, बस आपको 2 बार मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में आपको 3 बार भी मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं लगता। तो 3 बार के बाद आपको पता लग जाएगा, कोई एक वैल्यू आएगी ना, वो आपको फिक्स लगेगी कि हमेशा यही आने वाली है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगी। तो आप उसी के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं कि उसकी बड़ी पावर की वैल्यू कितनी आ सकती है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए बी एंड बी आर बोथ डिफाइंड देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां बात आई है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होता है हमारा, वो मैट्रिक्स होती है अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर दूं, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, तो जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी अगर वो सेम टू सेम वैसी ही बनती है जैसी मेरे क्वेश्चन में दी थी, तो वो सिमेट्रिक होती है। क्या बोला मैंने, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं, मतलब रो कॉलम चेंज कर देता हूं मैं अगर, तो मेरा जो आंसर आएगा अगर वो सेम टू सेम क्वेश्चन से मैच कर देता है विद साइन, तो मेरा सिमेट्रिक होगा। अगर साइन चेंज आता है, वैल्यू सारी सेम बस साइन चेंज आता है, तो आप बोल सकते हैं वो कौन सी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी चीज का यूज करना है आपको यहाँ पे। ए और बी दे रखा है सिमेट्रिक, मतलब अगर ए और बी सिमेट्रिक बोल रहा है ये क्वेश्चन में, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू में ए, क्योंकि ए का ट्रांसपोज करके ए ही मिलेगा मुझे, और बी का ट्रांसपोज करके भी मुझे क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा। ये चीज हमें क्या है, एक तरीके से गिवन दे रखी है इस क्वेश्चन में। बस आपको प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए बात करते हैं पहले ए बी माइनस बी ए की। ए बी माइनस बी ए का अगर मैं ट्रांसपोज की बात करूं, किसकी बात करता हूं, ट्रांसपोज की बात करता हूं, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज की बात करूंगा तो ये ट्रांसपोज अलग अलग लग जाएगा, किसके साथ, ए बी के साथ भी अलग लग जाएगा ट्रांसपोज, माइनस बी ए के साथ भी अलग लग जाएगा उसका ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या जानते हैं, हम जानते हैं किसी भी मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज होता है लास्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज, माइनस इसका भी वही कर दूंगा, बाद वाले को पहले लिख दूंगा, पहले वाले को बाद में, दोनों के सर पे ट्रांसपोज लगा दूंगा। उसके बाद बी का ट्रांसपोज क्या था, बी का ट्रांसपोज बी था हमारा, ए का ट्रांसपोज ए था हमारा, ए का ट्रांसपोज ए था हमारा, और बी का ट्रांसपोज बी था हमारा, ये लिख दिया मैंने। अब मैं चाहता हूं कि ए बी पहले आए, बी ए माइनस बाद में आए, और बीच में माइनस आए, तो माइनस को बाहर ले लेता हूं, यहां बचेगा ए बी माइनस बी ए, और लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है हमारा, ए बी माइनस बी ए का पूरे का ट्रांसपोज। और हम जानते हैं अगर किसी भी चीज का ट्रांसपोज हो, अगर वो ही सेम चीज आए बस बाहर नेगेटिव का साइन आ जाए, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने बोल दिया, इस कंडीशन का यूज करके हम बोल सकते हैं ये जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ज्यादा हार्ड भी नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फिर। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी हमें एक्सप्रेस करना है जो मैट्रिक्स दे रखी है हमारी, वो सम करना है किसका, इसी के सिमेट्रिक और इसी के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर। मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, इस क्वेश्चन में करेंगे कैसे, ऐसे ही करना है जैसे मैं बताऊंगा आपको। लेट कर लो आप P इक्वल्स टू 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज, और Q मान लो आप, एंड Q इक्वल्स टू 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज। आप एक चीज देखना, अगर A प्लस ए का ट्रांसपोज को 2 से डिवाइड करके जो मैट्रिक्स आएगी ना, वो सिमेट्रिक ही आएगी, और 1/2 A माइनस ए के ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगी। अगर ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आ रही है आपकी, तो आपको बस क्या दिखाना है इस क्वेश्चन में, जो गिवन मैट्रिक्स, जो क्वेश्चन जो मैट्रिक्स है उसको अगर मैं ए लेट कर लेता हूं, ए इक्वल्स टू क्वेश्चन वाली मैट्रिक्स, तो उससे आप क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। और बाकी इसका प्रूफ अगर मैं दिखाऊं, तो एक चीज चेक करना आप, कि पी की वैल्यू क्या है, ये है, और क्यू की वैल्यू क्या है, ये है। दोनों का अगर आप सम करोगे तो डिवाइड में तो 2 आ जाएगा आपका। अगर डिवाइड में 2 आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल, क्योंकि डिफरेंट साइन की वजह से। ए में ए ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2a, और नीचे क्या चल रहा था 2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर ए ही आ जाएगा, यानी हम ये बोल सकते हैं a इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, p और q की वैल्यू निकालते हैं, यानी p इक्वल्स टू 1/2, यहां पे हम क्या करेंगे, a प्लस ए का ट्रांसपोज। a की वैल्यू क्या है हमारी, 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1, और लास्ट में 2 माइनस 1 3, ये दे रखा है। प्लस क्या प्लस करना है इसमें, क्यू वाली वैल्यू, सॉरी क्यू वाली वैल्यू नहीं, इसका ए का ट्रांसपोज, मतलब पी क्या होता है हमारा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए तो लिख दिया, प्लस ए का ट्रांसपोज लिख देता हूं यहाँ पे मैं। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, यानी राइट साइड वाली जो हॉरिजॉन्टली वैल्यू है उसको वर्टिकली कन्वर्ट कर दो,
यानी 6 माइनस का 2 और 2, फिर क्या आएगा हमारा माइनस का 2, 3 माइनस का 1, फिर आएगा 2 माइनस का 1 और 3, ये हमने लिख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आएगा 6 और 6 यानी एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, 6 और 6 आएगा आपका 12, फिर -2 में -2 ऐड करेंगे तो माइनस का 4, फिर 2 और 2 हो जाएगा आपका 4, -2 और -2 आ जाएगा माइनस का 4, 3 और 3 आ जाएगा आपका 6, -1 और -1 आ जाएगा माइनस का 2, 2 और 2 आ जाएगा 4, -1 और -1 माइनस का 2, और 3 और 3 आ जाएगा आपका 6, बाहर चल रहा है 1/2। इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आएगा जी 6 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 1, 2 माइनस का 1 और 3। अब करके भी देख सकते हैं, 2 के 12 आता है 6 बार में, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ये सब आगे साइन भी हम मैच कर लेते हैं, माइनस 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 यानी सही है, बाकी सब प्लस। तो ये पी की वैल्यू आ गई हमारी, यानी ये तो आ गया पी। अब बात करते हैं क्यू की, तो क्यू क्या होता है हमारा, क्यू होता है हमारा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, यानी कि 1/2 ब्रैकेट ए की वैल्यू क्या थी हमारी ये, और इन दोनों के बीच में प्लस की जगह बस क्या लगा देंगे आप, माइनस लगा देंगे और मैट्रिक्स दोनों लिख देना। उसके बाद बस मैं बता देता हूँ, आप इन दोनों मैट्रिक्स को जब यहाँ और यहाँ लिख देंगे, दोनों मैट्रिक्स को, दोनों को माइनस करके आपका कितना आएगा, बाहर तो आएगा आपका 1/2, 1/2 के बाद दोनों मैट्रिक्स को माइनस करके क्या वैल्यू आएगी, 6 को 6 में माइनस करूंगा 0, -2 में से माइनस का 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 0, फिर 2 में से 2 को माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा 0, फिर -2 में से -2 को माइनस कर देंगे तो आप 0, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, -1 में -1 माइनस कर देंगे 0, 2 में से 2 जाएगा 0, -1 में से -1 जाएगा 0 और 3 में से 3 जाएगा 0, यानी ये आ गई हमारी क्यू की वैल्यू। यानी जीरो मैट्रिक्स की एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, वो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकती है, हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। एक तरीके से हमारी जीरो मैट्रिक्स भी आ गई। और हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा जो आंसर है वो क्या क्वेश्चन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख रहे पी प्लस क्यू करूंगा तो पी और पी में क्या क्यू जोड़ूंगा, क्योंकि 0/2 0 ही होगा, तो 0 जोड़ने के बाद कुछ भी डिफरेंट नहीं आएगा, वही आएगा जो आपका पहला था। यानी ये आंसर और ये आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सही बात है। तो हमने क्या लिख दिया, ए इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या है हमारी, पी की वैल्यू हमारी ये 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 और 3 प्लस क्यू की वैल्यू आपकी क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इस आंसर के हिसाब से हमारा ये जो क्वेश्चन में कह रहा था एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और वो हमने करके दिखा दिया पी और क्यू की वैल्यू पुट करने के बाद। ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें 0 पता है क्यों आया है, क्योंकि पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है हमारी क्वेश्चन में, क्योंकि रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर देना, हमेशा आपको जो है ना वो सेम ही आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ये इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है a² - 5a की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलो इसे भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो a हमारा दे रखा है, पहले a² निकालना होगा तो a इंटू ए करूंगा, तो a इंटू ए करने के लिए यानी a मैट्रिक्स को 2 बार लिखूंगा, यानी 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसी से 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। मल्टीप्लाई किस तरीके से, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल से, रो की कॉलम से, रो की कॉलम से करूंगा तो 2 2 जा क्या आएगा आपका, वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा आपका आएगा 4, 0 2 जा 0, 1 1 जा 1, ये आ गया एक रो की कॉलम से करके। अब अगले इसी रो की अगले कॉलम से करूंगा तो 2 0 जा 0, 0 1 जा 0 और 1 की -1 से करूंगा तो माइनस का 1। अब इसी रो की तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा, यानी पहले बॉक्स बना लेते हैं, देखने में आसानी होगी। अब हम क्या करेंगे कि 2 1 जा 2, 0 3 जा 0 और 1 0 जा 0, ये हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इस रो की इस कॉलम से करूंगा तो 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 और 3 1 जा 3। वैसे इसकी अगले वाले से करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2 0 जा 0, 1 1 जा 1 और 3 -1 जा माइनस का 3। 2 1 3 की इससे करूंगा मैं फिर से तो 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 और
अगला क्या नंबर है हमारा, 3 0 जा 0, बस साइन लगा देता हूँ, प्लस 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 एंड प्लस, सही से। अब लास्ट थर्ड कॉलम की मतलब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, जब हम 1 2 जा 2, -1 2 इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस का 2, 0 बन जा 0, ये हमने लिख दिया, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इसी थर्ड वाले रो की इसके अगले वाले कॉलम से करूंगा, तो 1 0 जा 0, -1 बन जा माइनस का 1, ठीक है, और 0 -1 जा 0। फिर लास्ट में इसके से करूंगा तो 1 बन जा 1, -1 की 3 से करूंगा तो आएगा माइनस का 3, और 0 0 जा 0। ये इस तरीके से हमारा हो चुका है वाला भी। इतना हो गया हमारा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसके बाद अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन, 4 और 1 को प्लस करेंगे 5, 0 और इनको सॉल्व करूंगा माइनस का 1, 2 और इनको सॉल्व करूंगा 2, 4 और 3 7 और 2 कितना आ जाएगा 9, 1 और 3 को माइनस करूंगा तो माइनस का 2, 2 और 3 को प्लस करूंगा 5, 2 में से 2 गया 0, 0 और यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1, 1 में से 3 जाएगा माइनस का 2, ये लिख दिया आपने। इसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें से 5 इंटू ए वाली मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे, यानी माइनस 5 इंटू ए, यानी 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी आएगी, इन सबकी 5 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ लिख दूंगा। तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, नीचे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और 5 3 जा 15, नीचे 5 1 जा 5, 5 की माइनस 5 1 से करूंगा माइनस का 5, 5 0 जा 0। इतना मैंने कर दिया। उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, 5 और 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा हमारा माइनस का 5, -1 में 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -1, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का 3, उसके बाद 9 में से 10 को माइनस करूंगा तो माइनस का 1, -2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस का 5, मतलब सॉरी प्लस का 5, तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा माइनस का 7, 5 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का 10, लास्ट 0 में से 5 जाएगा तो हमारा माइनस का 5 बचेगा, -1 में से माइनस का 5 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 4, -2 में से 0 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और यही आपका क्या हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में आपको इतना करना था। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं आपके ज्यादातर, इसको आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि फाइंड मैट्रिक्स ए, यानी ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें किस तरीके से कि हमारे इस मैट्रिक्स की ए से मल्टीप्लाई करके ये आता है, तो क्या ए की वैल्यू होगी। तो पहले ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, दिखने में हार्ड लगता है, बस कैसे करें, बच्चे बस ये सोचते हैं। हम करेंगे क्या, यहां लिखते हैं 2 और माइनस का 1, फिर 1 और 0 और माइनस का 3 और 4, ये लिख दिया। इक्वल्स टू में, सॉरी यहाँ पे ए भी है, और इक्वल्स टू में क्या है हमारा -1 -8 इतना, उसके बाद 1 और -2 और 9 22, 1 माइनस का 2 और 9 और 22, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ए की वैल्यू आपको पहले बात है ना, ए की मैट्रिक्स पता करनी है। ए की मैट्रिक्स का मतलब इन द सेंस ये है कि ए का ऑर्डर क्या है वो आपको पता करना है। हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होती है जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो बराबर, मतलब इसका क्या है ऑर्डर, इसका ऑर्डर है हमारा 3 इंटू 2, यानी 3 तो रो है 2 कॉलम है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो बाद वाली जो मैट्रिक्स है, अगर पहले वाले का कॉलम 2 है तो बाद वाले की जो रो होती है ना वो भी 2 ही होनी चाहिए, इनटू ये नहीं पता अभी हमें। और राइट साइड में जो मैट्रिक्स बननी है वो कितनी की बननी है हमारी, वो बननी है हमारी 3 इंटू 2 की। हम एक चीज और जानते हैं, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स के बराबर होती है फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट, यानी 3 इंटू इसके लास्ट वाली टर्म, तो 3 इंटू 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा 2। तो ये चीज तो हमें पता लग गई, यानी कौन सी मैट्रिक्स है हमारी 2 इंटू 2 की, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें पता लग गया, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे, वो लिख देते हैं ए बी सी और डी, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे क्या वैल्यू लिख लेता हूँ, 2 1 माइनस का 3 -1 0 4, और इधर है माइनस का 1 1 और 9, माइनस का 8 माइनस का 2 और 22, ये हमने कर दिया। इसके बाद बस हम और क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, रो इनटू कॉलम, वही वाला हिसाब से। तो 2 इंटू मतलब 2 इंटू ए करूंगा 2a, -1 की सी से करूंगा तो माइनस का सी, फिर अगले वाले की अगले से करेंगे अगर हम, तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 2b, और -1 की डी से करूंगा तो माइनस का डी, ठीक है। तो रो की कॉलम से कर दिए ए और सी, फिर बी और डी, फिर 1 और 0 को इन दोनों के साथ करूंगा मैं, तो 1 और 0 की ए और सी से करूंगा तो ए आ जाएगा यहाँ पे, और 0 की सी से करूंगा तो 0 आ जाएगा। फिर 1 और 0 की अगर मैं बी और डी से करूंगा तो 1 बी जा बी, और 0 की डी से करूंगा तो आएगा 0। फिर लास्ट 3 और 4 की ए और सी से करूंगा तो माइनस का 3a प्लस का 4c, और -3 4 की बी और डी से करूंगा तो माइनस का 3b
प्लस का 4d। ठीक है, यहाँ AC AC AC, यहाँ VD VD VD, इसका हिसाब। अब क्या करेंगे, राइट साइड में आपका क्या चल रहा है, यहाँ राइट साइड में लिख रहा है माइनस का 1 1 और 9, माइनस का 8, माइनस का 2 और 22, ये लिखा हुआ है। अब कंपेयर करना स्टार्ट करिए। अब ए की वैल्यू कितनी दिखेगी आपको, 1। कंपेयर करें अगर हम, ए की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। इसको अगर इसके साथ कंपेयर करूं तो बी की वैल्यू आ रही है माइनस का 2, ठीक है। हमारी ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को इसके बराबर लिख लेता हूँ, तो ये आएगा माइनस का 3a प्लस का 4c इक्वल्स टू में 9। ए की वैल्यू भी पता चली थी हमें 1, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूंगा तो 3 बन जा 3 हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, और 9 में 3 ऐड कर दूंगा तो 12 आ जाएगा, यानी 4c किसके इक्वल आ गया हमारा, 12 के। तो 4 को डिवाइड में अगर मैं भेज दूं तो c की वैल्यू आ जाएगी 3। सही बात, ये भी आ गया हमारा, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब डी निकालना है। डी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को 22 के इक्वल लिख लेता हूँ, यानी क्या इक्वेशन है, माइनस का 3b प्लस का 4d इक्वल्स टू में क्या लिख देता हूँ, 22। अब इसके बाद क्या होगा हमारा, b की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 2। अगर मैं माइनस का 2 लिखता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, तो प्लस का 6 आएगा, 6 प्लस 4d इक्वल्स टू में 22। इतना हमने लिख दिया। इसके बाद आएगा प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6, यानी 22 माइनस 6, और इधर बचेगा हमारा 4d। इसके बाद हम क्या करेंगे, कितना आएगा हमारा आंसर है, 22 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बच सकता है हमारा, हमारा आंसर बचेगा 16, और यहां बचेगा 4d। सही बात है। 4 से डिवाइड कर दूं अगर मैं इसे यहां पर, यानी 4d इक्वल्स टू मैं 16 लिखता हूं, तो d की वैल्यू आएगी हमारी 16 और डिवाइडेड बाय 4, 4 बार में चला गया, यानी d की वैल्यू आ गई 4। ये हमने लिख दिया, d की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको निकालना क्या था भाई, मैट्रिक्स निकालनी थी ना, ए मैट्रिक्स, यानी ए की क्या वैल्यू होगी, बस ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आसान सा काम। ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस का 2, यानी 1, क्या लिख देंगे यहाँ पे, माइनस का 2। सी की वैल्यू कितनी है हमारी, सी की वैल्यू है हमारी 3, और डी की वैल्यू हमारी कितनी है, हमारी 4। और ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, सिर्फ सिंपल एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करा है, और थोड़ा बहुत ऑर्डर का कॉन्सेप्ट का याद रखना है मेरे, कि भाई दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब हो सकती है, जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले ही रो के बराबर हो, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स किसके बराबर होती है, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी 3 इंटू 2, तो यहाँ पे भी 3 इंटू 2। ठीक है जी, ये कंडीशंस का यूज करके हमने फिर कैसे भी करके थोड़ा बहुत पुटिंग पुटिंग करके वैल्यू यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल दी। ये वाला क्वेश्चन आसान ही था, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया।